हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज का वीडियो हम जो लेकर आए हैं वहाँ आज हमारा शुरू हो रहा है लेखन कौशल। यानी कि यहाँ से अब हमारे जो वीडियोस आने वाले हैं वो आपके रहेंगे अपठित गद्यांश, काव्यांश, अनुच्छेद, पत्र, निबंध, ये सारी चीज़ें, जहाँ पर आपको अपनी एबिलिटी यानी कि जो अब ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपने पढ़ी हुई नहीं है, अब आपको वो अपनी तरीके से पैटर्न हम बताएंगे, प्रारूप हम बताएंगे आपको कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, और फिर उसके बाद हम काम करेंगे। तो सबसे पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा आ रहा है अपठित बोध। तो स्टार्टिंग के दो हमारे जो हैं टॉपिक यहाँ पर अपठित बोध में आएंगे, जिसमें गद्यांश और काव्यांश रहेगा। फिर उसके बाद हमारा लेखन कौशल शुरू होगा। तो उसको हम शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए अद्भुत बैच लेकर आ रहा है। तो इस अद्भुत बैच का जल्द से जल्द आपको हिस्सा बनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाई अच्छे से करने को का एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलने वाला है, जहाँ पर आपको प्रॉपर पैटर्न से सारी जो है एजुकेशन दी जाएगी। तो इस बैच की संपूर्ण जानकारी के लिए नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल करिए और सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि आज हम शुरू करें अपठित बोध, तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो गद्यांश और काव्यांश आएंगे। तो सबसे पहले आज हम करने जा रहे हैं गद्यांश को। गद्यांश एक मेन, यहाँ पर अपठित गद्यांश का तात्पर्य होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमने पढ़ी नहीं हो और हमारे सामने रखी गई हो और उस पर हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि एक अनुच्छेद दिया जाएगा, एक पैराग्राफ, और उसको आपको पढ़ना है, फिर उस पर आधारित आपको प्रश्नों को करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका परिचय। पहले ना पढ़े हुए अनुच्छेद को पढ़कर उसके अर्थ को समझना अर्थ ग्रहण कहलाता है। यानी कि जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं वो हमारे सामने रखी जाएं, उसको हम समझें, उसका अर्थ ग्रहण करें। अपठित अनुच्छेद पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जाहिर सी बात है, आप लोगों ने पहले भी किए हैं। पैराग्राफ रहता है, उस पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए। देखिए, जब हम पैराग्राफ में कोई पढ़ते हैं तो उसमें जिससे उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर उसी पैराग्राफ में ही होते, उससे कहीं अलग नहीं पूछे जाते। लेकिन अब क्या होता है, उसमें जो सेंटेंस जो लिखे रहते हैं वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होते। जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर देना पड़ता है। तो अब ये दो तरीके से आते हैं। एक तो आपका रहेगा जहाँ पर वर्णनात्मक रहता है और दूसरा बहुविकल्पी रहता है। तो दोनों ही तरह के मैं यहाँ पर गद्यांश लेकर आई हूँ और उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गद्यांश। गद्यांश पढ़ते समय ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए उसके ऊपर। अगर आप एग्जाम्स के टाइम में एक ही गद्यांश को पढ़ने में 2 से 3 बार अगर उसको पढ़ोगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो एक बार पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, ये ध्यान रखना। तो उस सॉलिड को पढ़ने के लिए आपका पूरा ध्यान उस गद्यांश की तरफ होना चाहिए जब आप उसे पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है। पहला गद्यांश, नेहरू जी ने न केवल भारत वरन किन्हीं अर्थों में विश्व के राष्ट्रों को भी नेतृत्व प्रदान किया है और युद्ध के भय से आतंकित विश्व को शांति का संदेश दिया है। विश्व के बड़े से बड़े राष्ट्र उनके असाधारण व्यक्तित्व से प्रभावित थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से अनेक राष्ट्रों की यात्राएं की। विदेशों में उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। विश्व के राजनीतिक दल से जिस कौशल के साथ भारत को बचाया उसे देखकर उनकी गणना विश्व के महान राजनीतिज्ञों में होने लगी। अनेक कमजोर राष्ट्रों के लिए वे मसीहा बन गए। विश्व शांति के गंभीर प्रयासों के कारण उन्हें शांति दूत कहा जाने लगा। तो नेहरू जी के बारे में नहीं, उनके कार्य या उनकी राजनीति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, किस तरीके से उनका राजनीति सफर रहा और उन्होंने कैसे दूसरों को भी संबल प्रदान किया। बाडुंगु सम्मेलन में पंचशील के माध्यम से शांति और मानवता का जो आदर्श नेहरू जी ने प्रतिष्ठित किया वह आज भी विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। समस्त विकासशील देशों के लिए वह संजीवनी शक्ति बन गया। भारत सोवियत मैत्री जवाहरलाल जी की ही देन है, जो भारत के नवनिर्माण और विश्व शांति की आधारशिला बनी। नेहरू के जीवन काल में भारत को कश्मीर समस्या तथा चीनी आक्रमण के संकट झेलने पड़े, जिनका समाधान आज भी पूर्णता नहीं हो पाया है। लोकतांत्रिक भारत में नेहरू के बाद अनेक सरकारें आईं और गईं, पर नेहरू के द्वारा अपनाई गई विदेश नीति ही सामान्यतः हमारी मार्गदर्शक रही है।
अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नेहरू जी की गणना विश्व के महान राजनीतिज्ञों में क्यों होने लगी। अब ये हमने पढ़ा था ना, तो क्यों होने लगी, देखिए क्या था। नेहरू जी की गणना विश्व के महान राजनीतिज्ञों में होने लगी क्योंकि उन्होंने भारत को राजनीतिक दल में नहीं पढ़ने दिया। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन जो पूछा है आंसर उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। ये नहीं कि पैरा से उठाया और जस का तस लिख दिया, ये काम नहीं करना। जो क्वेश्चन पूछा है आंसर अब आपको इसी तरीके से ही बनाने पड़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, नेहरू जी को शांति दूत क्यों कहा गया। उन्होंने क्यों का शांति दूत कहा गया। नेहरू जी को शांति दूत माना गया क्योंकि विश्व शांति के गंभीर प्रयास किए उन्होंने। पूरे विश्व में ही कहीं ना कहीं युद्ध, कहीं क्रांतियां, कुछ ना कुछ चल रही थी, तो उसको जो है उन्होंने ये बचाने का प्रयास किया, इसीलिए उन्हें शांति दूत कहा गया। नेहरू जी किस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाए। कौन सी समस्या थी, तो दो समस्याएं भारत की थी। एक तो कश्मीर समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाए और दूसरा जो चीनी आक्रमण था, उसमें चीन ने जो ना हमारे पर कब्जा किया, वो भी अभी उसका समाधान नहीं निकला है। लोकतांत्रिक भारत का क्या अर्थ है। अब यहाँ पर लोकतांत्रिक भारत का अर्थ क्या है। लोकतांत्रिक भारत का अर्थ है भारतीय अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनकर सरकार का निर्माण करें। अब लोकतांत्रिक क्या है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, जहां पर लोग ही अपने प्रतिनिधित्व का चयन करते हैं। नेहरू द्वारा शांति का संदेश किसे दिया गया था, तो किसे दिया गया। नेहरू द्वारा शांति का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया गया था, पूरे विश्व को इसका संदेश दिया गया था। तो देख लिया ना पहला गद्यांश हमारा वर्णनात्मक था। अब हमारा दूसरा, पहले गद्यांश पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं। दूसरा गद्यांश फिर उसी तरीके से हम ध्यान से पढ़ेंगे। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। रात्रि के घोर अंधकार के पश्चात मनोहारिणी उषा का आगमन, बादलों की काली घटा के पीछे से सूर्य का उज्जवल प्रकाश, ग्रीष्म के सूखे वृक्षों में वर्षा ऋतु से नई कोपलों का जन्म, यह सभी बदलते परिदृश्य जीवन की परिवर्तनशील गति की ओर संकेत करते हैं। यानी कि क्या है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये चीज समझाया जा रहा है। अब ग्रीष्म के बाद क्या होता है, वर्षा ऋतु आती है ना। बादल छाए रहते हैं तो सूर्य निकलता है तो उसकी किरणें भी जगमगाती हैं। वही जीवन का ये चक्र सतत चलायमान है। ये परिवर्तन क्या है, हमेशा चक्र चलता ही रहता। सर्दी के बाद बरसात, बरसात के बाद ठंड, ठंड के बाद जो है पतझड़, फिर बसंत, फिर गर्मी, इस तरीके से होता रहता है। मानव जीवन का इतिहास उसके निरंतर परिवर्तित होते विचारों, मान्यताओं और आस्थाओं का शाश्वत साक्षी है। अगर हम अपने पुराने इतिहास को उठा लें तो आप ये भी देखोगे कि इस इतिहास में भी पहले हम क्या थे, कैसे कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आता गया, प्रगति आती गई, हम उन्नति करते गए, हमारे सोच में के तरीकों में भी फर्क आता गया। आदिम युग के मानव ने आज 20वीं सदी तक के समय में ये परिवर्तनों की कैसी लंबी यात्रा पूरी की है, वह सबका चिरपरिचित सत्य है। मनुष्य जीवन की जन्म, शैशव, यौवन और बुढ़ापा नामक चारों अवस्थाएं परिवर्तन की पुष्टि करती हैं। जहां परिवर्तन की गति रुक जाती है वहीं पड़ाव मृत्यु कहलाता है। तो हमारा जीवन भी देखिए परिवर्तन में, हम बचपन में हैं, फिर शैशवावस्था में आते हैं, फिर उसके बाद यौवन में आते हैं, फिर आपका प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, और जहां ये परिवर्तन रुकता है वहीं पर क्या आ जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हमारा जीवन भी सतत जो है वो परिवर्तन करता रहता है। अब ये जो गद्यांश हमने पढ़ा, इस पर आधारित हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक प्रश्न 4 ऑप्शंस और हमें करना है। तो दोनों तरीके से गद्यांश पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको दोनों तरीके से करा रहे हैं। देखिए क्या है, कई नई कोपलों का जन्म कब होता है। ग्रीष्म ऋतु में, बादलों के घिरने पर, पावस ऋतु में या ऋतु बदलने में। तो किस मौसम में जो है नई कोपलें निकलती हैं, वो है आपकी पावस ऋतु में, यानी कि वर्षा ऋतु में, जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं। परिवर्तित होते विचारों, मान्यताओं का साक्षी कौन है, कौन इस चीज का साक्षी है। बादलों की काली घटा, निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति, रात्रि का घंघोर अंधकार, या मानव जीवन का इतिहास। तो परिवर्तित होते विचारों और मान्यताओं का साक्षी है मानव जीवन का इतिहास। भाई आदिम युग से लेकर अभी तक हमने देखा कितने परिवर्तन हुए, तो हम मानव ही तो इस चीज का साक्षी है कि नहीं है। चिर परिचित सत्य है। क्या है चिर परिचित सत्य? 20वीं सदी तक की कालावधि, आस्थाओं का इतिहास,
मानव के परिवर्तनों की लंबी यात्रा या आदिम युग का मानव। तो चिर परिचित जो सत्य है वो है मानव के परिवर्तनों की लंबी यात्रा। हम सभी इस बारे में अच्छे से जानते हैं कि जो मानव का जो युग रहा, जब से आदिम युग से लेकर अभी तक मानव रहा, उसमें हमेशा परिवर्तित होता रहा। तो ये एक चिर परिचित सत्य है जो हम सभी जानते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। अब यहां पर हमने ये जो गद्यांश पढ़ा है, इसका शीर्षक हम क्या दे सकते हैं? हम यहाँ पर परिवर्तन को लेकर बात कर रहे थे, है ना? तो क्या है? परिवर्तन की सदी, परिवर्तन ही जीवन है, या प्रकृति का प्रभाव, या नेक्स्ट है आदिम युग का मानव। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो इसका सही होगा वो है परिवर्तन ही जीवन है। ठीक है, जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें हमें बेस्ट चुनना होता है। मान लीजिए अगर ये वर्णात्मक में होगा तो क्या है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप इस तरीके से भी आप एक दे सकते हो, है ना? तो ये ध्यान रखना है कि जब वर्णात्मक है तो उसमें तो हम अपने आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुविकल्पीय में जो ऑप्शन है उसी में से हमें बेस्ट ऑप्शन खोजना होता है। फिर नेक्स्ट है उज्जवल और परिवर्तित शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय हैं। अब यहाँ पर आपको उपसर्ग और प्रत्यय निकालना। उज्जवल, अब उज्जवल और परिवर्तित में आपको निकालना है, जैसे उज प्लस आपको क्रमशः पहले उपसर्ग निकालना है, यानी कि उज्जवल में से आप उपसर्ग निकालोगे और परिवर्तित में से प्रत्यय निकालेंगे। तो इसमें जो सही ऑप्शन उज्जवल में आ रहा है वो है आपका नेक्स्ट, यानी उत जो है वो और वो ज्वल आपका आएगा उत, और यहाँ इत आएगा, यानी कि परिवर्तित में परिवर्तन और यहाँ पर तत्। चलिए, तो दूसरा गद्यांश के भी हमारे 5 प्रश्न हो गए। अब आ गए हम तीसरे पर। फिर से ध्यान से गद्यांश पढ़ेंगे और इस बार हमारे पास रहेंगे वर्णात्मक प्रश्न। देखिए क्या है? स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। यही कारण है कि मनुष्य को किसी भी हालत में परतंत्रता स्वीकार नहीं होती है। स्वतंत्रता की अनुमति उसकी जन्मजात प्रकृति या प्रवृत्ति है। वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में स्वतंत्रता का अभिलाषी है। उसे भावनाओं, विचारों के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बंधन अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं होते हैं। मनुष्य अपने जीवन में सोचने, समझने, जानने, ये निर्णय लेने और कार्य करने में पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। उसके निजी जीवन में किसी भी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप उसे सहन नहीं होता है। स्वतंत्रता मानव जीवन को मिला एक वरदान है, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कदापि अभीष्ट नहीं है। मनुष्य स्वतंत्र होकर कार्य करने से ही सुखी रह सकता है, लेकिन उसे अपने कर्तव्य के प्रति इतना ही निष्ठावान होना चाहिए। जिस समय कर्तव्य भावना का सूत्र ढीला हो जाता है, उसी समय जीवन में स्वेच्छाचारिता प्रवेश पा जाती है और वह अपनी मर्जी से अनुचित कार्य करने से भी नहीं चूकता है। तो कहने का मतलब है हमारा जो कर्तव्य है, हमें उसी कर्तव्य पथ पर चढ़ना चाहिए। हम अपनी मर्जी के हिसाब से काम करेंगे, ये काम नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सी एक चीज़ है कि सुबह हमको अर्ली मॉर्निंग उठना है, अपने नित्यक्रम करने हैं, पढ़ना है। अब इसको हम जरा सा थोड़ा सा बिगाड़ दें कि हमें नहीं, अब हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, हम दोपहर में हम 10 बजे तक सुबह उठेंगे, हम नहीं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठेंगे, हम 10 बजे उठेंगे, उसके बाद आराम से काम करेंगे, शाम को देखेंगे, पढ़ेंगे जाके। तो ये एक हमारा कर्तव्य जो रूटीन था, जब बिगड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, होता है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि जब हमारा सूत्र ढीला होता है कर्तव्य का, तो स्वेच्छाचारिता प्रवेश पाती है, यानी कि हम अपनी इच्छा के अनुसार उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो वहाँ से जो है ना चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है। अब इस पर आधारित हमारे पास प्रश्न उत्तर है। मैंने जैसे बताया था कि इस गद्यांश में हमारे पास क्या रहेंगे? वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। तो इनको ध्यान से देखिए क्या है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अब हमारे पास जो गद्यांश आया है, इसका सही शीर्षक हमें देना है। तो यहाँ पर हमने जो दिया है क्या है? स्वतंत्रता, यानी कि जहाँ पर हम दे रहे हैं स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो बात हुई थी ना। तो यहाँ पर जो पहली चीज आई वो है इसका टॉपिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट आते हैं मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? तो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य अपने निजी जीवन में किसी का हस्तक्षेप क्यों नहीं चाहता है? हम अपनी पर्सनल लाइफ में किसी और का इंटरफेरेंस क्यों नहीं बर्दाश्त करते हैं? क्या कारण है इसका? मनुष्य अपने जीवन में सोचने, समझने, जानने, निर्णय लेने और कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है।
इसीलिए अपने निजी जीवन में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। यानी कि क्या चीज़ कैसी है, इसको हमें कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम खुद अपने आप करना चाहते हैं, इसलिए हम किसी और का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान क्यों होना चाहिए? यानी कि जो हमारा कार्य है हमें उसके प्रति पूरी तरीके से लॉयल यानी कि ईमानदार क्यों होना चाहिए? अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, अर्थात स्वतंत्रता की आड़ में कभी कोई गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें भाई माना कि आज़ादी मिली, जैसे घर में भी है, मम्मा ने आप लोगों को, पापा को बहुत अच्छी से आज़ादी दी है, ठीक है, बाहर जाओ दोस्तों के साथ, लेकिन अगर आप बाहर जाकर कुछ गलत करते हो तो वो चीज़ गलत है ना। हाँ, स्वतंत्रता दी है तो वो जैसी मिली है उसको वैसे ही रखिए, उसका गलत फायदा मत उठाइए। जो भी काम करिए आपको आने वाले फ्यूचर के एक्सपेक्ट से सोच के काम करना। आज हम अगर कुछ गलत करेंगे तो आने वाला भविष्य भी हमारे साथ गलत ही होने वाला है। स्वेच्छाचारिता से आप क्या समझते हैं? स्वेच्छाचारिता क्या होती है ये आपको पता। स्वेच्छाचारिता से अभिप्राय है अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार के बंधन के बिना कार्य करना। तो यानी कि हमारे ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं हो कि हमें ये काम ऐसे करना है या वो काम वैसे करना है, हम अपने हिसाब से जो काम करने लगते हैं उसे हम कहते हैं स्वेच्छाचारिता। बेसिकली आप ऐसे समझो कि अपनी मर्जी से काम करना ही स्वेच्छाचारिता कहलाता है। अब आ गए हम अपने आखिरी गद्यांश पे। अब ये गद्यांश हमारा क्या रहेगा? बहुविकल्पीय आधारित, ठीक है। तो फिर से इसको ध्यान से पढ़ो। देखिए गद्यांश में आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने गद्यांश पढ़ोगे, जितना सब होगा, आप उतना परफेक्ट होते जाओगे, है ना। तो जितना चाहो उतना गद्यांश पढ़ो, और मगर जितनी बार पढ़ो एकाग्रता, क्योंकि ये करने से क्या होगा ना, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी काफी हाई होता जाएगा, धीरे धीरे अप होगा फिर हाई में पहुंचेगा। तो आप जब भी कोई चीज पढ़ोगे तो आपका ध्यान उसी में रहेगा। ये एक मतलब हम कह सकते हैं एक अच्छी प्रैक्टिस भी आपके लिए है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी धर्म विशेष में विश्वास न रखने वाला देश है। प्रत्येक संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म और अपनी अपनी संस्कृति के अनुकूल जीवन यापन करने में स्वतंत्र हैं। राष्ट्र किसी धर्म और संस्कृति में बाधक नहीं है तथा ना एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के धर्म और संस्कृति में बाधक होना चाहिए, क्योंकि धर्म एकता का द्योतक है। बात सही है, सारे धर्म कहते हैं मिलजुल कर रहो, परोपकार रहो, मनुष्य हो, मनुष्य की सेवा करो, ये सारी चीजें होती हैं। उसे पार्थक्य का साधन नहीं बनाना चाहिए। जो संप्रदाय अपने धर्म का आदर चाहता है उसको दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। सब धर्म मूल में एक ही है, सभी धर्म मनुष्य को सद्भाव सिखाते हैं। आपका धर्म अच्छा है ये बात तो सही है, लेकिन दूसरे का धर्म बुरा है ये बात गलत है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, दूसरा अपने धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन दूसरे को गलत कहना ये गलत बात है। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं है। सर्वव्यापक किसी एक संप्रदाय में सीमित नहीं हो सकता। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जाति, धर्म और संप्रदाय के अनुसार अपने त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। यहाँ लोग जाति, रंग या भेदभाव भूलकर एक साथ त्योहार मनाने में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ना कि जो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि ये किसी एक धर्म को नहीं सभी धर्मों को बराबर रूप से रखता है और उनको मानता है, ये चीज इसमें बताई गई है। अब इस पर आधारित हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए क्या है। पहला है, भारत कैसा देश है? आत्मनिर्भर, धर्मनिरपेक्ष, परोपकारी, इनमें से। तो गद्यांश में जो चीज दी गई है वो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्म किसका द्योतक है? एकता का, संस्कृति का, सभ्यता का या पार्थक्य का? तो सही क्या है? ये एकता का द्योतक है। धर्म क्या है? वो हमें एकता बताता है कि हमें सभी को मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए। अपने धर्म का आदर चाहने वाले का क्या कर्तव्य बनता है? हम अगर चाहते हैं कि हमारे धर्म का आदर हो, सब हमारे धर्म का सम्मान करें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरे धर्म का भी आदर करना चाहिए, दूसरे धर्म भी मानने चाहिए, दूसरों को अपने धर्म से अवगत कराना चाहिए, अपने धर्म की अच्छाइयों को उभारना चाहिए। हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं मगर हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उसको समान रूप से सम्मान करें, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के धर्मों का भी आदर करें। कहते हैं ना, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर हम दूसरे के धर्मों का आदर करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरा भी हमारे धर्म को उतना ही सम्मान देगा।
सब धर्मों का मूल क्या है, जितने भी धर्म है वो सारे मूल में हमें क्या सिखाते हैं। सभी धर्म भिन्न भिन्न हैं, लोगों को एक ही दिशा में प्रेरित करना है। सभी धर्म मनुष्य को सद्भाव सिखाते हैं। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति से संबंध नहीं रखता है। ईश्वर सब में समान रूप से विद्यमान है। तो यहां पर जो सभी धर्म है उसके मूल में क्या है कि सभी धर्म मनुष्य को सद्भाव सिखाते हैं। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति से संबंध नहीं रखता है। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अब यहां पर जो हमने गद्यांश पढ़ा इसका हमें शीर्षक क्या होगा। अब देखिए यहां पर एक हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है, धर्मनिरपेक्ष भारत, सर्वधर्म समभाव, धर्म एकता का प्रतीक है या धर्म और संस्कृति। तो मेरे हिसाब से जो सही है वो है सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों को मिलजुल कर रहना चाहिए। यही जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की भी जो है उद्घोषणा होती है कि हमें सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये गद्यांश का जो पोर्शन था वो खत्म हुआ। देखा ना, हमने आपको वर्णनात्मक प्रश्नों में भी करा दिया और जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में भी गद्यांश करा दिया। दोनों तरीके से हमने गद्यांश आपको कंप्लीट करा दिया। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गद्यांश का एक शॉर्टकट फॉर्मूला, आप लोग बोलते हो ना कि हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप जितने गद्यांश आप पढ़ोगे उतनी चीजों के बारे में जानोगे और उनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो कोशिश यही करना कि जितने गद्यांश है जब भी पढ़ो पूरी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। आपका दिमाग 4 जगह नहीं एक ही जगह होना चाहिए, जो गद्यांश आप पढ़ रहे हो उसमें होना चाहिए। तो अगर एक ही बार में आप पढ़ोगे तो फटाफट जो है आंसर सॉल्व हो जाते हैं। तो अभी हमने गद्यांश पढ़ तो लिया, लेकिन अब हम कुछ एक्सरसाइज भी इसकी करेंगे जो हम लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अद्भुत बैच शुरू हो रहा है मैग्नेट ब्रेन्स में, तो जल्द से जल्द आपको इसका पार्ट बनना है। तो कब शुरू हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, इसमें कैसे हम एनरोलमेंट करा सकते हैं, इन सभी की जानकारी आप नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आपको ओपन करना है, उसमें एक फॉर्म है, फिल करिए, सबमिट करिए, आप तक सारी जानकारी पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने अभ्यास कार्य के वीडियो में, जहां पर हम करेंगे अपठित गद्यांश की कुछ प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।